हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश के रेनबो पार्ट 2 से तीसरा पोएम करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, रिटेन बाय W.H. Auden। इससे पहले हम लोग 2 पोएम को कंप्लीट कर चुके हैं। इसका वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड से नहीं बन सकता। जितना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये सारा वीडियो में कवर किया गया है। आखिर तक बने रहिए वीडियो का, सारा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लगातार आएगा। पहले पढ़ें, एक एक ऑब्जेक्टिव बनेगा आपसे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो विस्टन हग ऑडेन, W.H. Auden का पूरा नाम विस्टन हग ऑडेन, 1907 टू 1973, 1907 से 1973। मींस वी कैन से दैट W.H. Auden वाज बोर्न इन 1907, कि W.H. Auden का जन्म 1907 में होता है, एंड ही वाज डाइड इन 1973, और उसका निधन 1973 में हो जाता है। कौन थे ये W.H. Auden? हु वोन, जिन्होंने जीता था, क्या जीता? द पुलित्जर प्राइज इन 1948, जिन्होंने 1948 ईस्वी में पुलित्जर पुरस्कार को जीता था। किस लिए? फॉर हिज कलेक्शन, अपने संग्रह के लिए। किस संग्रह का बात चल रहा है? द एज ऑफ एंजाइटी। तो W.H. Auden, जिन्होंने 1948 ईस्वी में द एज ऑफ एंजाइटी यानी चिंता की नाम की उम्र के संग्रह के लिए अब एक पुरस्कार, who won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety, W.H. Auden, जिन्होंने 1948 ईस्वी में चिंता की उम्र नाम के संग्रह के लिए पुलित्जर पुरस्कार भी जीता था। वाज अ वर्सेटाइल, वो क्या था? इसका बुक का नाम याद रखेंगे, द एज ऑफ एंजाइटी इंपॉर्टेंट है। वाज अ वर्सेटाइल, वो कौन थे? एक बहुमुखी प्रतिभा वाले एंड इंटेलेक्चुअली विगोरस पोएट, और बौद्धिक रूप से संपन्न कवि थे। W.H. Auden वर्सेटाइल यानी बहुमुखी प्रतिभा वाले थे, अर्थात उसकी प्रतिभा अनेक क्षेत्र में था। एंड इंटेलेक्चुअली, और बौद्धिक रूप से क्या थे वो? विगोरस पोएट यानी संपन्न कवि थे, अर्थात बुद्धिमानी से भरा हुआ था। वर्स ड्रामाटिस्ट, और क्या थे वे? ड्रामाटिस्ट यानी नाटककार भी थे, क्रिटिक आलोचक भी थे, ट्रांसलेटर यानी अनुवादक भी थे, एंड एडिटर और संपादक भी थे। पोएट्री टू हिम, कविता उसके लिए क्या था? वाज अ सीरियस गेम, एक सीरियस गेम, एक रोचक खेल था। तो W.H. Auden के लिए कविता एक सीरियस खेल था। इन विच शुड डिपेंड, जिसे डाल देना चाहिए, पीपुल्स सेल्फ अवेयरनेस, जिसे लोगों के आत्मा की गहराई में डाल देना चाहिए। बट इट शुड, लेकिन इसे चाहिए, इन नो केस, किसी भी मामले में नहीं, डायरेक्टली अफेक्ट मैंस पॉलिटिकल और रिलीजियस चॉइस। लेकिन इस कविता को, W.H. Auden के कविता को किसी भी मामले में किसी व्यक्ति के धार्मिक और राजनीतिक विचारों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। आगे बताया गया है कि हिज अर्ली पोएम एग्जिबिट्स, उसकी प्रारंभिक कविताएं, हिज अर्ली पोएट, उसकी प्रारंभिक कविताएं एग्जिबिट्स यानी कि प्रदर्शित करती है, दिखलाती है। क्या दिखलाती है? हिज इंटरेस्ट, उसकी इंटरेस्ट को दिखलाती है, उसकी रुचि को दिखलाती है। किसमें? इन पॉलिटिकल अफेयर्स, राजनीतिक मामलों में दिखलाती है। अर्थात W.H. Auden का जो शुरुआती कविता है वो राजनीतिक मामलों को दिखलाती, राजनीति के संबंधित वो कविताएं लिखा करता था। बट हिज लेटर पोएम, लेकिन उसकी बाद वाली जो कविताएं हैं, आर ओवर्टली क्रिश्चियंस, वो पूर्ण रूप से क्रिश्चियन धर्म पे आधारित हो गए थे। यानी शुरू में जो कविता लिखता था वो राजनीति से संबंधित होता था, लेकिन बाद वाले जब कविता लिखने लगा वो पूर्ण रूप से ईसाई धर्म पर आधारित हुआ करता था। एंड मोर पर्सनल इन टोन, और बोलचाल में बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत हो गया। आगे दिया गया है, कहां चला गया? हिज अर्ली, ये तो हो गया ना। एज अ टेक्नीशियन, एक तकनीकी के रूप में, टेक्नीशियन के रूप में, ऑडेन ने खोज किया किसका? अ वैरायटी ऑफ स्टेंजा, कई प्रकार के पद्यांशों का खोज किया। 2 वर्ड मिलेगा, एक पैराग्राफ, एक स्टेंजा। पैराग्राफ का मतलब होता है गद्यांश, गद्यांश मतलब कोई कहानी का छोटा सा भाग। स्टेंजा का मतलब होता है पद्यांश, मतलब कोई कविता का छोटा सा भाग। स्टेंजा मतलब कविता का छोटा सा भाग। एंड मीटर्स, मीटर होता है कविता को मापने की इकाई। तो उन्होंने कई प्रकार के पद्यांशों के रूपों का खोज किया, फॉर्म यानी उसके रूपों का खोज किया, और मीटर उसके मापने की इकाई का खोज किया। ही हैड अ पैशन, उसको एक इच्छा था। क्या चीज का इच्छा था? ऑफ वर्ड कॉइनिंग, शब्द संग्रह का। अर्थात W.H. Auden क्या करते थे? बहुत सारे शब्दों को अपने कविताओं में यूज करता था। शब्द संग्रह का इच्छा था। और कैसा इच्छा था? एंड यूजिंग आर्केक वर्ड, और अप्रचलित शब्दों का इस्तेमाल करने का उसे इच्छा था। ही हैड अ पैशन ऑफ वर्ड कॉइनिंग, शब्दों के संग्रह का इच्छा था। एंड यूजिंग आर्केक वर्ड्स, और अप्रचलित शब्दों को प्रयोग करने का इच्छा था। अर्थात W.H. Auden अपने कविताओं में ऐसे अप्रचलित शब्द जो कि लोग नहीं जानते हैं, एकदम अप्रचलित है, जो जिसका प्रचलन नहीं, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं
जो कि कभी कभी W.H. ऑडेन को समझना मुश्किल कर देता है। जैसे कविता में हम लोग पढ़ेंगे फ्रिज का मतलब होता है ठंडा होना, लेकिन इसमें लिखा हुआ फ्रिज का मतलब मृत्यु के बाद शरीर का ठंडा पड़ जाना। लिव्स का मतलब पत्ती होता है, यहाँ पे लिव्स का मतलब शरीर का अंग है। तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देना इसका शौक है, जो कि इसे समझना कभी कभी मुश्किल बना देता है। आगे वही लिखा हुआ विच मेक्स हिम, जो कि उसे बना देता है एट टाइम्स, यानी कभी कभी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल बना देता है। ही लेफ्ट इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया। कब छोड़ दिया? एज अर्ली एज 1939, 1939 के प्रारंभ में ही उन्होंने इंग्लैंड को छोड़ दिया। द्वितीय विश्व के शुरुआत में ही इंग्लैंड को छोड़ दिया। किस लिए? टू सेटल परमानेंटली, पूर्ण रूप से बस जाने के लिए। कहाँ? इन द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, है ना, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पूर्ण रूप से बस जाने के लिए 1939 ईस्वी के प्रारंभ में ही W.H. ऑडेन इंग्लैंड छोड़ दिया। अर्थात W.H. ऑडेन का जन्म तो इंग्लैंड में हुआ, लेकिन बाद में वो अमेरिका में शिफ्ट हो गया, परमानेंटली पूर्ण रूप से शिफ्ट हो गया। ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज, और जब वो अमेरिका में पूर्ण रूप से शिफ्ट हो गया तो उसके कामों को, उसके कविताओं को, उसकी किताबों को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तब जब वो अमेरिका में रह के लिखा, और एक तब जब वो इंग्लैंड में रहता था तब लिखा। जब इंग्लैंड में लिखता था, जब इंग्लैंड में जो कविता लिखा था उसको बोल दिए ब्रिटिश फेज, और अमेरिका में रह के लिखने लगा उसको बोल दिए अमेरिकन फेज। तो उसके किताबों को, उसके कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया, ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज। द नोटेबल वर्क ऑफ द इंग्लिश फेज आर, द नोटेबल वर्क यानी कि महत्वपूर्ण कृतियां, महत्वपूर्ण काम, महत्वपूर्ण कविताएं ऑफ द इंग्लिश फेज, जो कि इंग्लैंड में रह के उन्होंने लिखा था। आर यानी है, द ओरेटर प्रवक्ता नाम का, डांस ऑफ डेथ मृत्यु की नाच, लुक स्ट्रेंजर देखो अजनबी, स्पेन एंड अनदर टाइम नाम का जो किताब है, ये सभी वो इंग्लैंड में रह के लिखता था, इसलिए इंग्लिश फेज हो गया। द नोटेबल वर्क्स ऑफ अमेरिकन फेज, और जब वो अमेरिका में रह के लिखने लगा तो उसका कुछ महत्वपूर्ण किताब का नाम है इंक्लूड, जिसमें शामिल है न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंजाइटी, ये किताब याद रखेंगे, एज ऑफ एंजाइटी चिंता की उम्र, एंड द शील्ड ऑफ एक्लीस, ये सभी किताब वो अमेरिका में रह के लिखे थे। एंड द प्रेजेंट लाइरिक, और प्रस्तुत गीत, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां अब तेजी से गिर रही है, ये प्रस्तुत गीत। एनेक्ट्स यानी प्रदर्शित करता है, दिखलाता है, क्या दिखलाता है? द फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा को दिखलाता है। प्रस्तुत गीत निराशा को दिखलाता है। कौन सा निराशा को दिखलाता है? इनहेरेंट यानी जन्मजात निराशा को दिखलाता है। अर्थात नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी से गिर रही है, इस कविता को जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये मनुष्यों के जन्मजात निराशा को दिखलाता है। और किसे दिखलाता है? द एस्पिरेशन, या उन सभी आशाओं, इच्छाओं को दिखलाता है, डेट आर नॉट फुलफिल्ड, जो कि पूरा नहीं किया जा सकता है। एंड द सेंस ऑफ लोनलीनेस, और अकेलेपन की भावना को दिखलाता है, इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति जीता है और मर जाता है। तो पत्तियां अब तेजी से गिर रहा है, इस कविता में मनुष्यों के ऐसे इच्छाओं को दिखलाया गया जो कि कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, इंसानों के जन्मजात निराशा को दिखलाया गया है, उसके अकेलेपन को दिखलाया गया, जिसमें हर एक इंसान रहता है, जीता है और मर जाता है। तो चलिए गाइस, हम लोग इंट्रोडक्शन कर लिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां अब तेजी से गिर रहे। अब इसके कविता को पढ़ेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट और फेवरेट पोएम आपका भी हो सकता है शायद, पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, जितना भी कविता पढ़े उसमें इसका तो अलग ही इंपॉर्टेंस है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, सारा ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां आप तेजी से गिर रहे। इसको इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे थे कि पत्तियां आप तेजी से गिर रहे। अब आप बोले सर पत्तियां आप तेजी से गिर रहे, इसका इंसानों के जन्मजात निराशा से क्या लेना देना, या मनुष्य के वो सभी आशाएं जो कि पूर्ण नहीं हो सकती उससे क्या लेना देना है? जंगल में कई एक वृक्ष होते हैं जिसकी पत्तियां लगातार गिरते रहती है, तो इंसानों के अकेलेपन से इसका क्या लेना देना है? बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस पोएम, इस कविता को समझने से पहले, एट फर्स्ट वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस पिक्चर गिवन इन योर पोएम। इस कविता को समझने से पहले हम लोगों को इस कविता में दिए गए तस्वीर को समझना पड़ेगा। क्या है ये तस्वीर? एज यू कैन सी देयर इज अ पिक्चर गिवन इन योर पोएम, जैसा कि आप देख सकते हैं कविता में एक तस्वीर है, एंड देयर आर मेनी ट्रीज गिवन इन दिस पिक्चर, और इस तस्वीर में कई वृक्ष दिए गए हैं। एंड ऑल द ट्री आर लीफी एक्सेप्ट वन ट्री, और इसमें जितने भी वृक्ष है उसमें सभी पत्तेदार है, पत्तों से भरा हुआ है, एक्सेप्ट वन ट्री, एक वृक्ष को छोड़कर, दैट इज कंप्लीटली लीफलेस, जो कि पूर्ण रूप से पतझड़ है। तो इस कविता में एक तस्वीर दिया गया है जिसमें बहुत सारा वृक्ष है, सभी पत्तेदार है, पत्तों से भरा हुआ एक पतझड़ है। एंड अंडर दैट लीफलेस ट्री, और उस पतझड़ वृक्ष के नीचे, देयर इज एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग, एक बूढ़ा आदमी खड़ा है।
नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब प्रश्न उठता है, व्हाई ओनली एन ओल्ड मैन स्टैंडेड अंडर दैट लीफलेस ट्री, कि उस पतझड़ वृक्ष के नीचे किसी बूढ़ा आदमी को ही क्यों खड़ा किया गया? व्हाई नॉट सम अदर्स, कोई दूसरा क्यों नहीं? बिकॉज देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन एन ओल्ड मैन एंड अ लीफलेस ट्री, क्योंकि एक बूढ़े आदमी और एक पतझड़ वृक्ष के बीच कुछ समानता है। द पोएट वांट्स टू शो दैट सिमिलैरिटी, और कवि जो है उस समानता को दिखलाना चाहता है। At the present you are completely young, इस समय आप पूर्ण रूप से युवा है। But the poet of this poem says, लेकिन इस कविता का जो कवि है says, कहता है that each and every person of this world has to face the frustration of old age, कि संसार के एक एक व्यक्ति को बुढ़ापे का सामना करना पड़ेगा। Now you have your eyesight, अभी आपके पास आपकी दृष्टि क्षमता है। Now you can see from 25 सेंटीमीटर to infinity, अभी आप 25 सेंटीमीटर से लेके अनंत तक के दूरियों को देख सकते हैं। बट अ टाइम मस्ट कम इन योर लाइफ, लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा भी समय आएगा व्हेन यू विल नॉट एबल टू सी एनीथिंग क्लियरली, जब आप कोई भी चीज स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे। इन दैट सिचुएशन, उस परिस्थिति में यू विल बी फोर्स्ड टू वियर स्पेक्टेकल, आप चश्मे पहनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। जरा बताएं मुझे कि कोई वृक्ष पतझड़ कब हो जाता है? जब किसी वृक्ष की एक एक करके नई नई पत्तियां निकल जाती है? नहीं, जब किसी वृक्ष के एक एक पत्तियां, या कह दे कि अधिकांश पत्तियां गिर जाती है, और वैसे स्थिति में जब कोई वृक्ष आ जाता है तो उसको बोलते हैं पतझड़ हो गया। द पोएट ऑफ दिस पोएम, इस कविता का जो कवि है, वाज अवॉर्डेड विद पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी, उसके संग्रह जो चिंता की उम्र नाम का उन्होंने किताब लिखा है, एज ऑफ एंजाइटी, उसके लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एज ऑफ एंजाइटी क्या है? The age of old person is called the age of anxiety. बूढ़े लोगों की उम्र को ही हम लोग चिंता की उम्र कहते हैं। That is the real age of frustration. वही वास्तव में निराशा की उम्र होती है। That is the real age of loneliness. और वही वास्तव में अकेलेपन का उम्र होता है। तो बूढ़े लोगों का उम्र वास्तव में निराशा का उम्र होता है, वही अकेलेपन का उम्र होता है, वही उसका परेशानी का उम्र होता है। जिस प्रकार से कोई वृक्ष के एक एक पत्तियां गिरते 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 कोई वृक्ष पतझड़ हो जाता है, मीन्स व्हेन ऑल द लीव्स ऑफ अ ट्री फॉल्स डाउन द ट्री बिकम लीफलेस, जब किसी वृक्ष के सभी पत्तियां गिर जाता है वो गाछ पतझड़ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से व्हेन आवर एज ग्रोस, जब हमारी उम्र बढ़ता है, व्हेन अ पर्सन क्रॉसेस द एज ऑफ 50, जब कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र को पार करता है, द पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग हिज आई साइट, तब उस व्यक्ति को उसके आंखों में प्रॉब्लम महसूस होना शुरू कर देता है। मीन्स ही लूजेज हिज आई साइट, मतलब वो अपने दृष्टि क्षमता को खो देता है। इन दैट सिचुएशन ही इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, और वो कोई भी चीज को पूर्ण रूप से नहीं देख पाता है। जब वो अपनी आंखों की क्षमता खो देता है और जब वो वृद्ध हो चुका है तो कुछ भी नहीं देख पाता है। एंड व्हेन ही लूजेस सम ऑफ हिज टीथ, और जब वो अपने कुछ दांतों को खो देता है, देन ही इज नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, तब वो क्लियरली तब वो कोई भी चीज को साफ साफ नहीं बोल पाता है। When backbone down, जब रीढ़ की हड्डियां झुक जाती है, then the person is not able to walk even stand, तो वो व्यक्ति जो है न चल पाता है, चलना तो दूर की बात है, वो खड़ा भी नहीं हो पाता है। Wrinkles come out in his face, उसके चेहरे पे झुर्रियां निकल आती है। In that situation, उस परिस्थिति में the person is considered as old, उस व्यक्ति को बूढ़ा माना जाता है। तो जिस प्रकार से किसी वृक्ष के एक एक पत्तियां गिरते 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 वृक्ष पतझड़ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के एक एक अंग या तो काम करना बंद कर देता है, या इसकी क्षमता घटते 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 शरीर बूढ़ा हो जाता है। इस प्रकार से एक बूढ़े आदमी और एक पतझड़ वृक्ष के बीच कुछ समानता है, उसे कवि दिखलाना चाहता है। Now you are completely young, अभी आप पूर्ण रूप से युवा है। If you want to meet your friends, you can go and meet him. अगर आप अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, आप जाके मिल सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, कुछ सुना सकते हैं, कुछ गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, गलिया सकते हैं। बट व्हेन अ पर्सन बिकम ओल्ड, लेकिन जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, द पर्सन वांट्स टू गो एंड मीट हिज फ्रेंड्स, लेकिन वो व्यक्ति जाकर अपने दोस्तों से मिलना तो चाहता है, बट द पर्सन हैज नो एबिलिटी टू गो देयर, लेकिन उस व्यक्ति में उतनी क्षमता नहीं कि वहां पे जा पाए। इन दैट सिचुएशन, उस परिस्थिति में द पर्सन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, वो व्यक्ति जो है अपने घर परिवार के दूसरे सदस्य पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है। द पर्सन नोज दैट देयर इज अ टैप, देयर इज अ हैंडपंप इन माय हाउस, वो आदमी जानता है कि मेरे घर में कहीं नल है, चापाकल भी है, बट द पर्सन इज नॉट एबल टू गो देयर एंड सर्व वाटर फॉर हिमसेल्फ, लेकिन वो व्यक्ति वहां जाके अपने आप के लिए पानी लाने में सक्षम नहीं है। अब ऐसे स्थिति में जो व्यक्ति चला गया है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बूढ़ा हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कविता को जब पढ़ेंगे तो टाइटल है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां अब तेजी से गिर रही। हियर लीव्स आर नॉट लीव्स,
बट हियर लीव्स आर द सिंबल ऑफ आवर पार्ट्स ऑफ बॉडी। यहाँ पत्तियां नहीं है, हमारे शरीर के अंगों का प्रतीक है कि जिस प्रकार से किसी वृक्ष के एक एक पत्तियां गिरते गिरते पेड़ पर जड़ होते जा रहा है, उसी प्रकार से किसी व्यक्ति का जब उम्र बढ़ जाता है तो उसके शरीर की क्षमता भी घटते 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 शरीर बूढ़ा हो जाता है। आगे है नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर मतलब बड़े वृक्ष के सहारे बढ़ने वाले छोटे छोटे फूल के पौधे। बड़े वृक्ष के सहारे रहने वाले छोटे छोटे फूल के पौधे विल नॉट लास्ट, उसका अंत नहीं होगा। बड़े वृक्ष के सहारे रहने वाले छोटे छोटे फूल के पौधों का अंत क्यों नहीं होगा? मीन्स हियर बिग ट्री इज द सिंबल ऑफ आवर पेरेंट्स। यहाँ बड़ा वृक्ष जो है वो हमारे माँ बाप का निशानी है। एंड इट्स क्रीपर, और इसकी जो लताएं हैं, आर द सिंबल ऑफ आवर चिल्ड्रेन, ये हमारे बच्चों की निशानी है। जिस प्रकार से कोई माँ बाप अपने बच्चों को सीने से लगा कर रखता है और उस बच्चे को तब तक कुछ होने की संभावना नहीं रहता है जब तक कि उसके माँ बाप रहता है, ठीक उसी प्रकार से इन छोटे छोटे फूल के पौधों को भी तब तक कुछ नहीं होगा जब तक ये बड़े वृक्ष के सहारे हैं। जैसे कि हमारे माँ बाप हमें पढ़ने में सहायता देते हैं, बढ़ने में सहायता देते हैं, ज्ञान सीखने में सहायता देते हैं और हर समय सहायता देते ही रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये बड़ा वृक्ष जो है उस छोटे छोटे वृक्ष को सहायता देते हैं। यहाँ बता रहा नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, पत्तियां आप तेजी से गिर रहे हैं और बड़े वृक्ष के सहारे रहने वाले छोटे छोटे फूल के पौधों का अंत नहीं होगा। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन, नर्सेस अर्थात बड़ा वृक्ष यानी सेवा करने वाला अर्थात माता पिता, टू द ग्रेव्स आर गोन यानी माता पिता कब्र की ओर चले जाते हैं। इफ वी टॉक अबाउट नेचुरल डेथ नॉट एक्सीडेंटल, अगर हम लोग प्राकृतिक मौत का बात करें, घटना वाली मृत्यु का नहीं, तो जो व्यक्ति अधिक उम्र का हो गया है उसका मौत स्वाभाविक रूप से पहले हो जाता है। और नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गोन, सेवा करने वाले माता पिता कब्र की ओर चले जाते हैं। कौन माता पिता? वो सेवा करने वाले वो माता पिता अपने बच्चों से पहले ही कब्र की ओर चले जाते हैं, जो अपने बच्चों को सीने से लगा कर रखते हैं, उसके लिए रात रात भर जागते ताकि उसको कोई तकलीफ ना हो जाए, उसे हर समय अपने गोद में रखते हैं। इतने प्यार करने वाले माता पिता भी एक दिन कब्र की ओर चले जाते हैं। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, और 4 चक्का वाली बच्चा गाड़ी निरंतर चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। प्राम्स मतलब 4 चक्का वाला बच्चा गाड़ी। एंड हियर प्राम्स आर द सिंबल ऑफ आवर चिल्ड्रेन, और यहाँ पे 4 चक्का वाला बच्चा गाड़ी जो है हमारे बच्चों का प्रतीक है। नहीं समझ में आ रहा? 4 चक्का वाला बच्चा गाड़ी, प्राम्स का मतलब 4 चक्का वाला बच्चा गाड़ी। ऐसे समझे कि बच्चों के गाड़ी में कितने चक्के होते हैं? 4। कैसे? व्हेन अ चाइल्ड एट फर्स्ट बिगिंस टू क्रीप इन हिज लाइफ, जब पहली बार कोई बच्चा जिंदगी में घुसकना शुरू करता है ना, ही क्रीप्स विद द हेल्प ऑफ 2 हैंड्स एंड 2 फीट। तो कैसे घुसकता है? 2 हाथ और 2 पैर की मदद से घुसकता है। तो बच्चे की गाड़ी में कितने चक्के हुए? 4। युवा हो गए 2 चक्का, बूढ़ा हो गया 1 और चक्का, 3 चक्का, लाठी भी रह गए 3 चक्का, है ना। एंड द प्राम्स गो रोलिंग, और 4 चक्का वाले बच्चा गाड़ी निरंतर चलते रहता है। मींस हियर द पोएट वांट्स टू शो द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ लाइफ, यहाँ कवि जो है वो जीवन चक्र को दिखलाना चाहते हैं। दिस इज द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, यही जीवन की निरंतरता है। दिस इज द मोर्टेलिटी, यही मरणशीलता है। दैट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड हु हैज बोर्न हैज टू डाई वन और अनदर डे, कि संसार के एक एक व्यक्ति जिन्होंने यहाँ जन्म ले लिया है उसे एक ना एक दिन मर जाना है। दिस इज कॉल्ड द मोर्टेलिटी। आगे बताया है अगला पैराग्राफ, 5 पैराग्राफ में एक पैराग्राफ हो गया, दूसरा पैराग्राफ देखें। विस्परिंग नेवर्स, विस्परिंग नेवर यानी यमराज, लेफ्ट एंड राइट, बाएं और दाएं होते हैं। यमराज हमारे बाएं और दाएं होते हैं। यहाँ यमराज यमराज नहीं है। विस्परिंग का मतलब होता है, विस्पर मतलब निंदा शिकायत करने वाला, निंदा शिकायत करने वाला, चुगली करने वाला अर्थात चुगलखोर, यानी गोतिया गोतनी। क्या समझे मतलब? विस्परिंग नेवर यानी गोतिया गोतनी। अब उसका नाम गोतिया कैसे पड़ा ये समझे जरा। गोतिया गोतनी मतलब क्या हो? जैसे आप बढ़ेंगे, आपको गोतने के लिए तैयार है, तब उसका नाम पड़ गया गोतनिया गोतनी, समझे। यानी यमराज यहाँ यमराज नहीं है, बल्कि वैसे पड़ोसी गण जो हमारे आसपास रहते हैं, हमारे बुराई चाहते हैं, हमारे बारे में वो बुरा भला बोलते हैं, वो सभी किसी यमराज से कम नहीं है। और ये ऐसे पड़ोसी गण हमें क्या करता है? पलक अस हम लोगों को जुदा कर देते हैं। किससे? फ्रॉम द रियल डिलाइट, हमारे वास्तविक खुशी से। मीन्स द पोएट हियर हैज शोन, यहाँ कवि ने दिखलाया है, द इविल टेंडेंसी ऑफ आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के, हमारे आसपास में रहने वाले लोगों के बुरे विचार को दिखलाया है। कैसे? कि जो हमारे आसपास रहने वाले यमराज के भांति लोग हैं, जो हमारी बुराई करता है, वही हमारे वास्तविक खुशी में विघ्न बाधा डाल देता है, वही हमारे खुशी से हमको दूर कर देता है। एंड एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, और जब यमराज वास्तव में आता है तो क्या होता है? एंड द एक्टिव हैंड, और ये जो फुर्तीले शरीर, चंचल शरीर है, मस्ट फ्रीज, अवश्य ठंडा पड़ जाता है। फ्रीज का मतलब मौत, मृत्यु के बाद शरीर का ठंडा पड़ जाना, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ भी है।
और कैसे, लोनली एट द सेपरेट नीज, और यहाँ की जो हड्डियां हैं हमारे शरीर के वो अकेले अकेले बिखर जाता है। तो जिस प्रकार से यमराज आता है तो हमारे शरीर से आत्मा को जुदा कर देता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे समाज में रहने वाले कुछ यमराज के भांति लोग हमें हमारे वास्तविक खुशी से भी अलग कर देते हैं। आगे दिया हुआ डेड इन 100 एट दी बैक, डेड इन 100, मृत्यु में सैकड़ों लोग, एट दी बैक यानी पीठ के पीछे, मृत्यु में सैकड़ों लोग पीछे पीछे, मीन्स आफ्टर आवर डेथ, हमारे मर जाने के बाद हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, सैकड़ों लोग, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इवन आवर एनिमीज, जिसमें दोस्त दुश्मन, यहाँ तक कि दोस्त, रिलेटिव्स और हमारे दुश्मन भी ऑल्सो टेक पार्ट इन आवर फ्यूनरल सेरेमनी, ये सभी भी हमारे अंतिम यात्रा में, हमारे अंत्येष्टि समारोह में भाग ले लेते हैं। क्या करते हैं ये हमारे अंतिम यात्रा में भाग लेके? फॉलो उडेन, फॉलो यानी पीछा करते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, डेड इन 100 एट दी बैक, मृत्यु में सैकड़ों लोग पीछे पीछे। अभी जब कोई आदमी मर जाए, पैसा लुटाया जा रहा हो, तो आदमी आगे रहेगा कि पीछे रहेगा? तो पीछे ही रहना है। और ऐसे लोग क्या करते? फॉलो उडेन इन आवर ट्रैक, फॉलो यानी पीछा करते, उडेन यानी ताबूत का, ताबूत जिसमें लाश लेके जाया जाता है, इन आवर ट्रैक, हमारे रास्ते में पीछे पीछे चलते हैं। और ऐसे लोग आके क्या करते हैं? आर्म रेज्ड, इसकी भुजाएं ऊपर उठी रहती, भुजाएं हमेशा ऊपर उठी रहती है। कैसे? कैसे? स्टिफली यानी कठोरता पूर्वक, और किस लिए? टू रिप्रूव यानी निंदा शिकायत करने वाले, यानी ऐसे शव यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के भी भुजाएं हमेशा निंदा शिकायत चुगली करने के लिए ऊपर उठे ही रहते। एक आदमी उधर से बोलेगा राम नाम सत्य है, पीछे से दूसरा आदमी बोलेगा मरलून मारवा शांत हो जाता। तो ऐसे निंदा शिकायत करने वाले लोग फिर क्यों हमारे शव यात्रा में शामिल हो जाते हैं? इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, प्यार के झूठे दिखावे में, इन फॉल्स एटीट्यूड, झूठे दिखावे ऑफ लव, प्यार के झूठे दिखावे में हमारे अंतिम यात्रा में शामिल हो जाते हैं। आगे बता रहा, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मरता हुआ, थ्रू मतलब से होता हुआ, और द लीफलेस वुड मतलब पतझड़ जंगल। तो पतझड़ जंगल से होता हुआ, भूख से मरता हुआ, पतझड़ जंगल से होता हुआ, ट्रोल्स रन, जंगली जानवर दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं? स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, स्कोल्डिंग यानी चिल्चिलाते हुए दौड़ते हैं, क्रोधित होते हुए दौड़ते हैं। किस लिए? फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए। तो भूख से मरता हुआ, पतझड़ जंगल से होता हुआ जंगली जानवर अपने भोजन के लिए चिल्चिलाते हुए, क्रोधित होते हुए दौड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से व्हेन अ पर्सन बिकम ओल्ड, जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, द पर्सन वांट्स टू ईट समथिंग, टू ड्रिंक समथिंग, वो व्यक्ति कुछ खाना चाहता है, पीना चाहता है, बट द पर्सन हैज नो एबिलिटी टू गो देयर टू सर्व वाटर फॉर हिमसेल्फ, वहां जाकर पानी पीने में सक्षम नहीं है। इन दैट सिचुएशन द पर्सन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। इन दैट सिचुएशन द पर्सन, द ओल्ड पर्सन कॉल द अदर मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, उस परिस्थिति में वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो अपने घर परिवार के लोगों को आवाज लगाते हैं। लेकिन हमारे जैसे कुछ बहादुर लोग कहते हैं ज्यादा भूखा नहीं। जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया वो पानी पीने में भी असक्षम हो गया है, कभी उन्होंने दौड़ने का आनंद प्राप्त, दौड़ने का आनंद उसको मालूम है, जवानी में बहुत दौड़ा था, लेकिन आज चलने में भी असमर्थ है। दूर दूर से देख के लोगों को पहचान जाता था, आज देखने में भी असमर्थ है, सुनने में भी असमर्थ है। चिंटुआ ही नहीं, पिंटुआ के कर बेटा धनंजय ने सनंजय। तो ऐसे लोग उसके पास बैठते नहीं कि बैठे बड़ी भूखे। तो जो माता पिता बचपन में एक एक बात को हजार हजार बार बोलना सिखाता था, पानी नहीं बोलने आता था तो मम बोल के पानी पिलाया करता था, चलने नहीं आता था तो चलने सिखाता था, बासी अंगनमा चले चंगनमा। और कभी माता पिता ने कभी खुशी जाहिर की, माँ घर में थी, पिता घर में नहीं थे, पिता जब घर में आए तो नूनू बोलल को बल्कि बहुत खुश हुआ। लेकिन यही बच्चे जब नालायक निकल जाते हैं, पिता घर में नहीं है, माँ रो रही, जब पिता घर में आते हैं तो बोलते नूनू गलियल को बोल के। लेकिन ऐसे जिस नूनू को दुनिया में लाने वाले भी वही माता पिता है, जिस नूनू को पढ़ा लिखा कर यहाँ पहुंचाने वाले भी वही लोग हैं, जब वही नूनू बढ़कर अप्रिय वार्तालाप करते हैं तो उस माता पिता को कष्ट होता है। यही बता रहा है यहाँ पे भी कि भूख से मरता हुआ, पतझड़ जंगल से होता हुआ जब जंगली जानवर गुजरता है, उसको खाने को नहीं मिलता है, वो चिलचिलाता हुआ दौड़ता है। ठीक उसी प्रकार से जब यह शरीर बूढ़ा हो जाता है तो इस शरीर में रहने वाला आत्मा इस पतझड़ रूपी शरीर में, किस पतझड़ रूपी शरीर में, जिसके आंख ठीक से काम नहीं करते हैं, जिसके दांत ठीक गिर गए हैं, जिसके आवाज नहीं निकलते, जिसकी रीढ़ की हड्डियां झुक गई, चल नहीं पाते हैं, जिसके मुंह पे झुर्रियां आ गई है, जिसके बाल उड़ गए हैं या तो बाल सफेद हो गए हैं, ऐसे पतझड़ रूपी शरीर में अपने आप को उसी जानवर के जैसा महसूस करते हैं जिसको कि सब चीज का आनंद मालूम है लेकिन कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और बुलबुल नाम की चिड़िया चुप हो जाती है।
बुलबुल नाम की चिड़िया जो कि बहुत मधुर गाती है, वो इस भूख से मरता हुआ जंगली जानवर को पतझड़ जंगल में चिलचिलाते दौड़ता हुआ देखकर चुप हो जाती है। Here नाइटिंगेल इज द सिंबल ऑफ द वर्चुअस पीपुल ऑफ आवर सोसाइटी। यहाँ जो बुलबुल नाम की चिड़िया है वो हमारे समाज के अच्छे अच्छे लोगों का प्रतीक है कि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बूढ़े लोगों के तकलीफ को देखकर टीवी के आवाज को बढ़ाते नहीं है, बल्कि मींस द पर्सन फील्स विद पिटी एंड हेल्प्स द हेल्पलेस। वो व्यक्ति जो है वो दया से भर जाता है और उन लाचारों का मदद करता है। ऐसे हमारे समाज के ऐसे लोग वो भी उसी बुलबुल के भांति है जो कि पतझड़ जंगल में भूख से मरते हुए जंगली जानवर को देखकर गाना बंद कर देती है। एंड द एंजल विल नॉट कम, और फरिश्ते नहीं आएंगे, फरिश्ते नहीं आएंगे आपके मदद करने के लिए। अर्थात जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है उसी घर परिवार के लोग बुलबुल के भांति जो समाज के लोग हैं वही मदद करेंगे। अर्थात ये आप आज भी किसी के बच्चे हैं, आप आज अपने माता पिता का सेवा कर देंगे तो कल आपके भी कोई बच्चे होंगे वो भी सेवा करेगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एवरी एक्शन रिएक्शन और ऑलवेज इक्वल इन अपोजिट इन डायरेक्शन। प्रत्येक क्रिया और प्रतिक्रिया विपरीत दिशा और बराबर होती है। आगे बताया कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड ठंडक यानी कि राहत, इम्पॉसिबल असंभव, अहेड मतलब आगे की ओर, ठंडक राहत असंभव है आगे की ओर। अर्थात जो व्यक्ति 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, जिसके दांत झड़ गए हैं, जिसकी रीढ़ की हड्डियां झुक गई, चल नहीं पाता है, जब वो 65 साल का हो जाएगा तो क्या लगता है जिम जाने लगेगा, 70 साल में दौड़ने लगेगा? नहीं गाइस, यहाँ पे ठंडक असंभव आगे की ओर, यानी उम्र बढ़ते जाएगा और उसको आगे जीवन में शांति नहीं मिलने वाली, खुशी नहीं मिलने वाली। एक बार बूढ़ा हो गया तो उसके जीवन में अब खुशियां नहीं आने वाली है। अब ये जो जंगली जानवर भटक रहा वो क्या कर रहा? लिस्ट द माउंटेन्स लवली हेड, लिस्ट यानी सूचियां बनाता है। किसका? माउंटेन्स लवली हेड, पहाड़ों के मनोरम चोटियों का सूचियां बनाता है। यानी उस भूख से मरता हुआ जंगली जानवर को जब खाने को कुछ नहीं मिला तो पहाड़ों के ऊंचे ऊंची चोटियां का सारणी बनाया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है वो चलने फिरने में तो असमर्थ हो गया है, लेकिन वो भी बैठ करके अपने जवानी में किए गए अच्छे अच्छे कार्यों को याद करते रहते हैं। जब आप उसके पास बैठेंगे तो बड़ा लंबा लंबा गप करता है जो आपके मेरे समझ से बहुत बाहर। जब बैठेंगे उसके पास तो बताएगा कि जब तोरार के उम्र के हलियो 2 कुंटल 1 कुंटल तो ऐसे उठा कर देते, ऐसे मतलब इतना लंबा लंबा कि मतलब 20 फीट ऐसे छलांग मारते थे ऐसे, जो कि हमारे आपके समझ से बाहर। और यही बात बोल के वो पूरा खुश हो जाते हैं, इसी में उसको खुशी मिल जाता है, अपने बातों को बता के उसको खुशी मिल जाता है। हुज वाइट वाटरफॉल, जिसके स्वच्छ झरने का पानी, यहाँ स्वच्छ झरने का पानी वुड ब्लेस यानी आशीर्वाद देगा, ट्रेवलर्स यानी यात्रियों को, इन द लास्ट डिस्ट्रेस अंतिम पड़ाव में, जिसके स्वच्छ झरने का पानी यात्रियों को अंतिम पड़ाव में आशीर्वाद देगा। अर्थात जो व्यक्ति बूढ़ा हो गया है उसके जमाने में किए गए अच्छे अच्छे कार्य उसे राहत देगा। कैसे? जैसे भूख से मरता हुआ जंगली जानवर को खाने को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन पहाड़ों से गिर रहे स्वच्छ झरने का पानी उसको राहत दे रहा। चलिए गाइस, हम लोग पोएम को पढ़ लिए तो ट्रू फॉल्स भी कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रू फॉल्स करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसके बारे में बात किए थे, है ना, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ट्रू फॉल्स में कमेंट में लिख करके बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में लिख के बताइए। पहला क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों को पढ़े, सत्य कथन के लिए टी और असत्य कथन के लिए एफ लिखे। पहला क्वेश्चन है, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां आप तेजी से गिर रहा, सही है। बी में है, द नर्सेस आर स्टिल देयर टू टेक केयर ऑफ द फ्लावर्स, जो सेवा करने वाले माता पिता है वो अभी भी अपने फूलों का यानी अपने बच्चों का सेवा करने के लिए वहाँ है, ये फॉल्स है। नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन, सेवा करने वाले लोग कब्र की ओर चले जाते हैं। यहाँ पे सी में है, ऑल द प्राम्स आर गोन टू द ग्रेव, जितने भी 4 चक्का वाला बच्चा गाड़ी है वो कब्र की ओर चले गए, ये भी फॉल्स है। बिकॉज द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, 4 चक्का वाले बच्चा गाड़ी निरंतर चलता रहता है। अर्थात जो व्यक्ति जन्म लिया है, जो बच्चा जन्म लिया, बढ़ता है, वयस्क होता है, वृद्ध होता है और इस संसार से चले जाता है और अपने ही सामान फिर कोई ना कोई 4 चक्का वाला बच्चा गाड़ी छोड़ देता है। डी में विस्परिंग नेवर्स डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन, विस्परिंग नेवर यानी यमराज या हमारे पड़ोस में रहने वाले वैसे लोग जो कि यमराज के भांति है। डिस्टर्ब द रियल डिलाइट ऑफ द एजिंग पर्सन, वो वृद्ध लोगों के वास्तविक खुशी में विघ्न बाधा डालता है, ये सही है। ई में है, ओल्ड पर्सन फील लोनली एज दे ग्रेजुअली बिकम इनएक्टिव, जैसे जैसे कोई आदमी बूढ़ा होता है वो निष्क्रिय होता है, अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है, ये भी सही है। एफ में है, डेथ फ्रीजेस द बॉडी एंड सेपरेट अस फ्रॉम द क्राउड ऑफ द पीपुल, मृत्यु जो है वो शरीर को ठंडा कर देता है और हम लोगों को लोगों की भीड़ से अलग कर देता है, जुदा कर देता है, ये भी सही है। जी में, द प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन डिसेप्टिव,
प्यार की प्रतिज्ञाएं, प्यार की वादे अक्सर झूठा होता है। ये भी सही हम लोग पढ़े थे इसमें, प्यार के वादे अक्सर झूठा होता है। एच में है स्टारवेशन एंड सफरिंग, भूखमरी और परेशानी डू नॉट कैरेक्टराइज ह्यूमन लाइफ, मानव के चरित्र वर्णन नहीं करता है, जिंदगी का लक्षण नहीं बताता, ये फॉल्स है। भूखमरी और परेशानी ही वास्तव में सही चरित्र वर्णन करता है। आई में है ट्रेवलर्स गेट वन रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन, है ना, जो यात्री है वो आखिरकार स्वच्छ झरने के नीचे राहत पाता है, ये भी सही है। और जे में है द प्राम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, 4 चक्का वाला बच्चा गाड़ी लगातार चलता रहता है, ये जीवन के निरंतरता को दिखलाता है, ये भी सही है। तो चलिए गाइस, हम लोग पोएम को कर लिए हैं, इसके पोएम के इंट्रोडक्शन को कर लिए हैं, ट्रू फॉल्स भी कर लिए। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं। जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं सारा कंप्लीट कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और पहले वीडियो को पॉज करके कमेंट में आंसर लिखिए, है ना, जिसका सारा सही होगा हम खुद जवाब देंगे। और वीडियो स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव दिख रहा होगा, फटाफट बताइए। पहला क्वेश्चन है हु रोट द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां तेजी से गिर रही, इस कविता को किसने लिखा? ऑप्शन ए कमला दास, बी W.H. ऑडेन और सी रूपर्ट ब्रूक। तो बी W.H. ऑडेन। दूसरा क्वेश्चन है W.H. ऑडेन वाज बोर्न इन डैश, W.H. ऑडेन कब जन्म लिया? 1907 में, 1911 में या 1908 में? फटाफट कमेंट करके आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर सी है द पोएट वॉन द डैश फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी, कवि अपने संग्रह चिंता की उम्र नाम के संग्रह के लिए कौन सा प्राइज जीतता है? ऑप्शन ए नोबेल प्राइज, बी पुलित्जर प्राइज और सी दादा साहेब फाल्के प्राइज। कौन सा ऑप्शन? तो पुलित्जर प्राइज भी है ना। 4 में है ऑडेन हैड अ पैशन of word coining and using archaic words which makes sometimes dash to understand। ओडेन को एक इच्छा है, ओडेन हैड अ पैशन, ओडेन के पास एक इच्छा, एक शौक है ऑफ वर्ड कॉइनिंग, शब्द संग्रह करने का, which makes sometimes dash to understand him, जो कि कभी कभी उसे समझने में मुश्किल बना देता है। तो ऑप्शन जाएगा बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम। 5 में है W.H. ऑडेन लेफ्ट इंग्लैंड टू सेटल परमानेंटली इन डैश, W.H. ऑडेन पूर्ण रूप से इंग्लैंड छोड़ देता है ताकि वो बस सके डैश में, कहाँ? जर्मनी में, यूनाइटेड स्टेट में या इंडिया में? बी यूनाइटेड स्टेट में। 6 में है ऑडेन्स वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड डैश फेज, ऑडेन का जितने भी कृतियां हैं, इसके जितने भी किताब है उसके 2 भागों में बांट दिया गया, एक ब्रिटिश और दूसरा अमेरिकन फेज। क्वेश्चन नंबर 7 है प्राम्स गो रोलिंग ऑन, 4 चक्का वाले बच्चा गाड़ी निरंतर चलते रहता है, सजेस्ट ये सुझाव देता है द डैश ऑफ द लाइफ। ऑप्शन ए मोर्टेलिटी ऑफ द लाइफ, जीवन के नैतिकता का, ऑनेस्टी क्या और कंटिन्यूटी। तो सही ऑप्शन है सी जीवन के निरंतरता, कंटिन्यूटी का ये सुझाव देता है। क्वेश्चन नंबर 8 है ओल्ड पर्सन फील लोनली एज दे ग्रेजुअली बिकम डैश, बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे अकेले महसूस करने लगता है जैसे जैसे वो हो जाता है। ऑप्शन ए एक्टिव सक्रिय होता है, बी एनर्जेटिक ऊर्जावान होता है ताकतवर और सी इनएक्टिव निष्क्रिय हो जाता है। तो सी हो जाएगा इनएक्टिव, जैसे जैसे वो निष्क्रिय होता है। क्वेश्चन नंबर 9 विस्परिंग नेवर ऑलवेज ट्राई टू डैश द रियल डिलाइट ऑफ लाइफ, हमारे आसपास रहने वाले पड़ोसी लोग वो हमेशा हम लोगों को हमारे वास्तविक खुशी से क्या करना चाहते हैं? ऑप्शन ए अटैच अस विद जोड़ देना चाहते हैं, डिटैच अस फ्रॉम उससे अलग कर देना चाहते हैं, असिस्ट अस मदद करना चाहते हैं। तो ऑप्शन बी जाएगा डिटैच अस फ्रॉम द रियल डिलाइट ऑफ लाइफ, जीवन के वास्तविक खुशी से अलग कर देना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू द पोएट W.H. ऑडेन द प्रोमिसेस ऑफ लव आर ऑफन डैश, प्यार की प्रतिज्ञाएं हमेशा होती है। 3 ऑप्शन है ट्रू होता है, डिसिप्टिव या इनएक्सट्रिकेबली, सही, झूठा या अटूट। तो डिसिप्टिव जाएगा, प्यार की प्रतिज्ञाएं अक्सर झूठा होता है, डिसिप्टिव। क्वेश्चन नंबर 11 व्हेन डू द स्टार्विंग ट्रोल्स रन फॉर देयर फूड, भूख से मरता हुआ जानवर अपने भोजन के लिए कहाँ दौड़ता है? ऑप्शन ए इन द लीफ वुड, इन द लीफी वुड मतलब पत्तेदार जंगल में, इन द लीफलेस वुड पतझड़ जंगल में, और सी में इन द वर्डेंट वुड। तो ऑप्शन बी है इन द लीफलेस वुड। क्वेश्चन नंबर 12 है सीइंग द रनिंग ट्रोल्स, जंगली जानवर को दौड़ता देखकर व्हाट डज द नाइटिंगेल डू, बुलबुल नाम की चिड़िया क्या करती है? ऑप्शन ए इट स्टॉप सिंगिंग, गाना बंद कर देती है, स्टार्ट सिंगिंग, गाना शुरू कर देती है, स्टार्ट लाफिंग, हंसना शुरू कर देती है। तो ऑप्शन ए स्टॉप सिंगिंग, गाना बंद कर देती है। क्वेश्चन नंबर 13 है वेयर डू ट्रेवलर्स गेट रिलीफ, यात्रियों को कहाँ राहत मिलता है इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट? ऑप्शन ए इन अ वॉल, कुआं में, इन अ टैप, नल में, इन अ वाटरफॉल, झरने में। तो ऑप्शन सी झरने में। क्वेश्चन नंबर 14 है नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गोन एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन, नर्सेस टू द ग्रेप्स और गोन सेवा करने वाले लोग कब्र की ओर चले जाते हैं, एंड प्राम्स गो रोलिंग और 4 चक्का वाले बच्ची गाड़ी लगातार रोलिंग ऑन लगातार चलते रहता है। तो यहाँ फोन ऑन कौन, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑन। 15 में ऑडेन डाइड इन डैश, ऑडेन का मौत कब हुआ? 1973, 1908,
1918 तो 1973।